स्टार्ट। बीते माह इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा, पत्नी को जीवन से अलग करने में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं बनता। उल्लेखनीय है कि आरोपित को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 और 306 के तहत निचली अदालत ने दोषी ठहराया था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। वैवाहिक जीवन में महिला के साथ घटित किसी भी घटना का संबंध दहेज से जोड़ने की प्रवृत्ति ने पुरुषों को एक तरफा दोषी सिद्ध किए जाने की मानसिकता को इस सीमा तक बढ़ाया है कि स्त्री अधिकारों के संरक्षण के लिए बना कानून विरोध का सामना कर रहा है। एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया AGSI 2019 की रिपोर्ट बताती है कि बीते 2 दशकों में विवाहित पुरुषों की आत्महत्या की दर में 61% की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े बताते हैं कि बीते वर्षों में 498 में गिरफ्तार किए गए लोगों में से अनुमानतः 94% प्री ट्रायल स्तर पर ही बेकसूर पाए गए। जिन मामलों में मुकदमे चले उनमें भी 85% निर्दोष करार दिए गए। उन्हें भी बिना किसी जांच के गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर यह आवश्यकता महसूस की जाने लगी है कि दहेज निरोधक कानून को लचीला और पारदर्शी बनाया जाए। उल्लेखनीय है कि 2015 में गृह मंत्रालय के द्वारा कैबिनेट को प्रारूप बनाकर भेजा गया था, जिसमें दहेज उत्पीड़न कानून के दुरुपयोग का मामला सिद्ध होने पर जुर्माना बढ़ाकर 15 गुना करने का प्रावधान था, परंतु यह प्रस्ताव वास्तविकता का अमली जामा नहीं पहन पाया। गौरतलब है कि 2019 में राजस्थान की एक अदालत ने एक पिता पर अपनी बेटी के ससुराल वालों को कथित तौर पर दहेज देने के संबंध में मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। कुछ ऐसा ही आदेश छत्तीसगढ़ की अदालत में भी दिया गया। आम तौर पर यही माना जाता है कि दहेज लेना अपराध है, जबकि दहेज लेना या देना दुष्प्रेरित करना अपराध है, जिसमें 5 साल की कैद है, जबकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दहेज मांगने पर कम से कम 6 महीने और अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। दिल्ली की एक अदालत ने 2010 में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि दहेज 2 तरफा लेन देन है, तो दहेज लेने देने के मामले में सिर्फ वरपक्ष दोषी क्यों नहीं वधू के परिजन पर ही भी मुकदमा चलना चाहिए। यह महत्वपूर्ण एवं गंभीर प्रश्न है कि दहेज निरोधक कानून का एक तरफा इस्तेमाल क्यों। ऐसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढना जितना विधिवेत्ताओं की जिम्मेदारी है, उतना ही बड़ा दायित्व समाज का भी है। जब 1961 में दहेज निरोधक कानून बना था, तब शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस कानून का इस सीमा तक दुरुपयोग होगा कि सर्वोच्च न्यायालय इसे कानूनी आतंकवाद जुलाई 2005 की संज्ञा देगा। विधि आयोग ने अपनी 159वीं रिपोर्ट में स्वीकारा है कि IPC की धारा 498 के प्रावधानों का दुरुपयोग हो रहा है। हर कोई महिलाओं के अधिकारों को लेकर लड़ रहा है, लेकिन पुरुषों के लिए कानून कहाँ है जो महिलाओं द्वारा झूठे केस में
फंसा दिए जाते हैं। शायद इस बारे में कदम उठाने का वक्त आ चुका है। दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी यह बताने के लिए काफ़ी है कि सामाजिक व्यवस्था असंतुलित हो रही है। किसी एक पक्ष को न्याय दिलाने के लिए इतने पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं होना चाहिए कि दूसरा पक्ष बिना अपराध के ही प्रताड़ित और अपमानित होता रहे। ऐसा लगता है कि आग लगने पर कुआं खोदना राजस्थान के चिकित्सा तंत्र को संभालने वालों की आदत बन गई है। कोरोना जैसी अप्रत्याशित महामारी के समय तो यह समझ आता है कि चिकित्सा विभाग और अस्पताल पहले से तैयार नहीं थे। इतने बड़े संकट से दो चार होने के बावजूद सबक नहीं लेना लापरवाही के सिवाय कुछ नहीं है। प्रदेश इन दिनों एक बार फिर चिकित्सकीय संकट के दौर से गुजर रहा है। अब डेंगू वायरल जैसी बीमारियों के रूप में एक बड़ा संकट प्रदेश की जनता को झेलना पड़ रहा है। प्रदेश के हर स्तर के अस्पतालों में डेंगू, चिकनगुनिया, स्क्रब, टाइफस और बुखार के मरीजों की कतारें लग रही हैं। अस्पतालों में एक ही पलंग पर दो दो मरीजों को भर्ती करना पड़ रहा है। बरामदों में रखकर मरीजों का उपचार किया जा रहा है। साफ है कि महामारी के प्रकोप को झेलने के बावजूद अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम नहीं हो पाए हैं। हालात यह हैं कि अभी तक भी चिकित्सकीय अमला डेंगू बुखार के इस हमले से बचाव की कोई कारगर रणनीति नहीं बना पाया है। इसे मौसम में बदलाव का असर भर बताया जा रहा है। ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स की लगातार हो रही कमी स्थिति की गंभीरता की ओर इशारा कर रही है। कोरोना महामारी के दौर में कोई नहीं जानता कि कौन शख्स वायरस की चपेट में आया और उसकी इम्यूनिटी पर इसका कितना असर पड़ा। कमज़ोर इम्यूनिटी का शिकार हुए शख्स के लिए अब डेंगू या वायरल की चपेट में आना जानलेवा साबित हो सकता है। आए दिन लोगों की इस वजह से जान जाने के समाचार आ रहे हैं। अस्पतालों में संसाधनों की उपलब्धता का हाल तो यह है कि टोंक के जिला अस्पताल में 5 दिन तक नीडल तक मौजूद नहीं थी। एक जिला अस्पताल की यह वानगी भर है। इससे प्रदेश के अन्य अस्पतालों के हालात का अंदाजा तो सहज ही लगाया जा सकता है। हालात के विकट होने के बाद अब सरकार निर्देश देने की स्थिति में आई है। सरकार को अब तो मीटिंग, निर्देश और विशेष अभियान की घोषणा से परे फील्ड में एक्शन मोड में आना होगा। अस्पतालों में मरीजों का उपचार करने में जुटे चिकित्सकों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों को पूरे संसाधन उपलब्ध करवाने होंगे। अस्पतालों की बदहाली के चलते किसी की जान नहीं जानी चाहिए। सबको इलाज मिलना चाहिए। विज्ञान इस बात को मानता है कि स्वभाव मुख्य रूप से 2 बातों से प्रभावित होता है। पहली आनुवांशिकता और दूसरी संगति। आनुवांशिक गुण दोषों से स्वभाव प्रभावित होता है, पर उससे ज़्यादा जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है वैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है। कुरल काव्य में लिखा है कि लोगों का यह भ्रम पूर्ण विश्वास है कि स्वभाव मन में रहता है, बल्कि उसका वास्तविक स्वभाव उसकी गोष्ठी
में रहता है। इंसान जैसे लोगों के बीच रहता है, उसका भाव, उसका विचार, उसका व्यवहार और उसका चरित्र सब वैसा ही हो जाता है। स्वभाव तो पानी की तरह होता है, उसे जैसी संगति मिल जाती है उसका रंग उसी तरह से हो जाता है। कहा भी गया है, जैसी संगत वैसी रंगत।